बड़ी विशाल मात्रा में पानी के संसाधन, प्रचुर मात्रा में सांस लेने वाली हवा और जीव जंतु जिन्होंने लाखों वर्षों में सबसे विभिन्न शाखाएं विकसित की हैं। लंबे समय तक इन विशेषताओं के कारण हमारी पृथ्वी को यूनिक माना जाता रहा। इसी बीच हालांकि अब हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी किसी भी तरह से ब्रह्मांड में एकमात्र पानी का भंडार नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस की मदद से रिसर्चर्स यह साबित करने में कामयाब रहे हैं कि पानी उन दूर की आकाशगंगाओं में भी मौजूद है जिनका प्रकाश 12 अरब से भी ज्यादा सालों से हमारे नीले प्लेनेट की ओर यात्रा कर रहा है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि 13.7 बिलियन सालों से भी कम समय पहले जब बिग बैंग हुआ था तब मूल्यवान रॉ मटेरियल पहले से ही मौजूद था। हालांकि पृथ्वी अभी भी अपने विशाल पानी के भंडार के संदर्भ में गैलेक्टिक अल्टीमेट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये भविष्य के एक्सप्लोरेशन मिशनों के दौरान बदल सकता है। विशेष रूप से सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्रों में बर्फीले चंद्रमाओं को बहुत बेहतर उम्मीदवार माना जाता है। जब विशाल भूमिगत महासागरों के सवाल की बात आती है तो इस लिस्ट में मार्स दूर दूर तक नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स के लेटेस्ट निष्कर्ष अब रोमांचक कंक्लूजन सजेस्ट करते हैं कि रेड प्लैनेट असल में उतना सूखा नहीं है जितना इसकी आयरन ऑक्साइड की धूल से भरी सतह पहली नजर में लगती है। रिसर्चर्स ने हमारे पड़ोसी प्लैनेट पर डिटेल में क्या खोजा है और कौन से खोजे गए खगोलीय ऑब्जेक्ट संभवतः पूरी तरह से विकसित पानी की दुनिया है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। मार्स की सतह के नीचे पानी की बर्फ। 4000 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर गहरा और 675 किलोमीटर चौड़ा वैलिस मैरिनेरिस, जिसे ग्रैंड कैनियन के रूप में भी जाना जाता है, असल में इसके डायमेंशंस यूनाइटेड स्टेट के एरिजोना में विश्व प्रसिद्ध घाटी से कई गुना ज्यादा हैं। ये पूरे सोलर सिस्टम में अब तक खोजे गए सबसे बड़े वैली सिस्टम्स में से एक है। पूरे सोलर सिस्टम में वैलिस मैरिनेरिस नेचुरल शेप की दृष्टि से रोमांचक लग सकता है, लेकिन इस पीहड़ के नीचे जो छिपा है वो असल में और भी ज्यादा शानदार है। कम से कम रिसर्चर्स की तरफ से हाल ही में सार्वजनिक रूप से लीक हुई सनसनीखेज खबर तो यही बताती है। ये रोमांचक खबर रिफ्ट वैली सिस्टम से कुछ ही फीट नीचे की है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस वैली सिस्टम के तल में पानी की बर्फ मौजूद होने की संभावना है और इतनी मात्रा में है कि रिसर्चर्स ने कभी सपने देखने की भी हिम्मत नहीं की होगी। ये खोज यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रेस गैस ऑर्बिटर द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा पर आधारित रिसर्च का परिणाम है। यह ऑर्बिटर रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के सहयोग से विकसित किया गया था। इस मानव रहित अंतरिक्षयान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मीथेन और उसे नष्ट करने वाले प्रोडक्ट्स की जांच करना है और इनके संभावित जैविक कारण क्या हैं। ट्रेस गैस ऑर्बिटर 14 मार्च 2016 को हमारे नीले प्लैनेट से लॉन्च किया गया था और ये उसी साल अक्टूबर में मार्स के ऑर्बिट में भी पहुंच गया। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्पेक्ट्रोमीटर इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के अलावा इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी मौजूद है। डिटेल में कहा जाए तो ये एक न्यूट्रॉन डिटेक्टर है जिसे प्लैनेट की सतह से 3 फीट नीचे की गहराई पर पानी की बर्फ के जमाव की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऑर्बिटर का अंतिम लक्ष्य रेड प्लैनेट का एक बहुत बड़ा वाटर आइस मैप तैयार करना है और अभी हाल ही में ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने इस संबंध में एक शानदार सफलता हासिल की है। डेटा की एनालिसिस से पता चला है कि कैडॉल केआस नाम के क्षेत्र में हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है। ये क्षेत्र वैलिस मैरिनेरिस के आसपास ही स्थित है। डेटा की अब तक की एनालिसिस से पता चलता है कि मार्स की ऊपर की सतह पर जमा पानी की बर्फ से पृथ्वी के परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों के साथ कुछ समानताएं हो सकती हैं। हम जानते हैं कि लगातार कम तापमान के परिणाम स्वरूप पानी की बर्फ वहां की सूखी जमीन के नीचे स्थायी रूप से संरक्षित रहती है। असल में ट्रेस गैस ऑर्बिटर का उपयोग मार्स पर पानी की बर्फ की खोज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जबकि पिछले मिशनों से वैज्ञानिक केवल इस रेड प्लैनेट की धूल से ढकी सतह पर केमिकल कंपोजिशन के निशान ही खोज पाए हैं। ट्रेस गैस ऑर्बिटर के इंस्ट्रूमेंट्स से अब रिसर्चर्स गहरे क्षेत्रों में देख पा रहे हैं। यदि खोजी गई हाइड्रोजन असल में पानी की बर्फ के रूप में है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंपाउंड इस क्षेत्र में लगभग 40% सरफेस मटेरियल का निर्माण करता है। यह रोमांचक खोज रेड प्लैनेट की इस पूरी तस्वीर में पहेली का एक और दिलचस्प टुकड़ा जोड़ सकती है। पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन के लिए और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की आवश्यकता है
कि मार्स की सतह के ठीक नीचे का पानी असल में क्या रूप लेता है। खोज के नेचर की परवाह किए बिना अब तक कलेक्ट किए गए डेटा यह साबित करते हैं कि ट्रेस गैस ऑर्बिटर का उपयोग पूरी तरह से नई आशाजनक एक्सप्लोरेशन पॉसिबिलिटीज रखता है। सोलर सिस्टम में तरल पानी। एक खगोलीय पिंड के टोटल लिक्विड वाटर संसाधन को साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्वास्फीयर के रूप में जाना जाता है। थ्योरी में यह कई प्रकार के आकारों में हो सकता है। उदाहरण के लिए यह संभव है कि तरल पानी प्लेनेट को पूरी तरह से घेर ले। एक क्षेत्रीय रूप से सीमित जलमंडल के मामले में जो हम अपनी पृथ्वी पर भी पाते हैं, लिक्विड वाटर एक्यूमुलेशन एक आकाशीय पिंड के केवल कुछ ही क्षेत्रों में सरवाइव कर सकता है। पानी टिकाऊ तरल रूप में मौजूद रह सके, इसके लिए खगोलीय पिंड अपने सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होना चाहिए। इसका अर्थ है वह दूरी जिसमें तारे के प्रभाव के कारण एक प्लेनेट का पानी न तो वाष्पित होता है और न ही जमता है। असल में अब तक सोलर सिस्टम के 2 प्लैनेट्स पर ही तरल पानी का पता लगाया जा सकता है, पृथ्वी और मार्स प्लैनेट। पृथ्वी और मार्स प्लैनेट की तरह संभवतः वीनस की सतह पर भी कभी तरल पानी था, लेकिन शायद ये 3.5 अरब साल पहले वहां सूख गया था। लेकिन भले ही अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु रिसर्चर्स सहमत हैं कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से 4 चंद्रमाओं पर तरल पानी का भंडार मौजूद है। जुपिटर के 2 चंद्रमा गैनीमीड और यूरोपा और शनि के एन्सेलेडस और टाइटन। हालांकि ये माना जाता है कि इन चंद्रमाओं पर मौजूद ये पानी सतह के नीचे बहुत गहराई में है। यूरोपा के मामले में रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ पानी बर्फ से ढकी सतह से कई किलोमीटर नीचे छिपा हुआ है। इसकी सतह के नीचे एक विशाल महासागर है जो करीब 100 किलोमीटर गहरा है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इस विशाल महासागर के भीतर संवहन धाराएं बन रही हैं, जिससे ऊपर की बर्फ मूव करती हुई प्रतीत होती है, और शायद गैनीमीड पर भी यही प्रोसेस चल रहा है। हालांकि यहाँ जमा हुआ तरल पानी एक प्रकार के चैम्बर सिस्टम में मौजूद हो सकता है। इसका मतलब है कि इस चंद्रमा पर अलग अलग पानी की बर्फ की परतें कई किलोमीटर मोटी तरल पानी की परतों से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर तरल पानी के सबूत। सबसे पहले बुरी खबर, अब तक सोलर सिस्टम से परे मिल्की वे के अंदर तरल पानी के भंडार होने का कोई प्रत्यक्ष संकेत दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दूर के गैलेक्टिक प्लैनेट्स में निश्चित रूप से तरल पानी मौजूद नहीं है। अब तक खोजे गए 5000 एक्सो प्लैनेट्स में से कुछ बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। जब प्लैनेट्स आंशिक रूप से या पूरी तरह से तरल पानी से ढके होते हैं, तब उन्हें रहने योग्य माना जाता है। उदाहरण के लिए कैप्टेन बी प्लैनेट तरल पानी के अस्तित्व के सबसे अच्छे उम्मीदवारों में से है। 2014 में खोजा गया ये एक्सो प्लैनेट हमारे सूर्य से लगभग 13 प्रकाश वर्ष दूर अपने तारे की परिक्रमा करता है। अब क्योंकि ये प्लैनेट जो अपने केंद्रीय तारे की परिक्रमा लगभग 48 दिनों में करता है और अपने सिस्टम में रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित है, इसलिए संभव है कि वहां तरल पानी जमा हो। हालांकि अभी तक कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है कि क्या असल में कैप्टेन बी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। फैक्ट यह है कि एक एक्वास्फीयर का हाइपोथेटिकल अस्तित्व अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सुपर अर्थ ग्लिसा 1214b से पता चलता है कि एक एक्वास्फीयर का थ्योरेटिकल अस्तित्व हमेशा जीवन के अनुकूल परिस्थितियों के साथ ही नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा सोलर खगोलीय पिंड जो हमारे सूर्य से करीब 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सरपेंट बेरर कॉन्स्टलेशन में परिक्रमा करता है, एक संभावित महासागर प्लैनेट माना जाता है जिसकी पूरी सतह पानी से ढकी हुई है। इस प्रकार हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से पता चलता है कि ग्लिसा 1214b का वातावरण मुख्य रूप से जलवाष्प से बना है। हालांकि ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार रेड ड्वार्फ GJ1214 की परिक्रमा केवल 0.014 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर या लगभग 12 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर करता है, जिससे इस खगोलीय पिंड पर तापमान काफी ज्यादा होने की संभावना है। डिटेल में कहूं तो इस प्लैनेट का अनुमानित इक्विलिब्रियम तापमान 250 और 540 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच आंका गया है। यदि ग्लिसा 1214b वाकई में विशाल महासागरों से भरा हुआ है, तो ये शायद गर्म उबलते हुए महासागर हैं। वैज्ञानिक शुरुआत से ही एलियन प्लैनेट्स पर पानी के जमाव को देख रहे हैं,
जो एक दिन एक्सप्लोरेशन मिशनों के दौरान खोजे जा सकते हैं और ये खोज आज भी जारी है। अब आप बताइए, आप ट्रेस गैस ऑर्बिटर और इस रोमांचक खोज के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।